जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। एक ये छोटा सा चैप्टर है, पर ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है दोस्तों। दरअसल ये हाई वेटेज चैप्टर हो जाता है, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है और ये इसका समझ लीजिए क्वेश्चन आना तय ही है। वो आइदर नीट हो, आइदर जेई हो, एडवांस हो, कुछ भी हो, उसमें एक क्वेश्चन आना तय ही है दोस्तों। तो ये चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से, और ध्यान से पढ़िएगा। तो मैं कोशिश करूंगा पूरा पढ़ाने की, और कम टाइम में। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको फोटो को यहाँ पे लगा लिया जाए, आगे बढ़ा जाए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग के लिए मैं आप पीडीएफ ला के आया हूँ। तो यहाँ पे जूम करने में कोई दिक्कत नहीं हो गई, जैसे अब मतलब समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। पहले जो रहते थे वो मैं कैमरे से खींच के ही करता था, पीडीएफ बनाता था, लेकिन अब पीडीएफ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए फिर शुरू करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन से पहला आता है यहाँ पे एक टर्म जिसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या दोस्तों? फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? पीक्यू से होता है फिजिकल क्वांटिटी। दरअसल दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो डिस्क्राइब करे ऑल फिजिक्स लॉ। सभी फिजिक्स लॉ को जो डिफाइन करे उसी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये तीन तरह का होता है दोस्तों, तीन तरह। पहला होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है सप्लीमेंट फिजिकल क्वांटिटी, तीसरा होता है डिराइव। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी तो है जिससे और उससे और उसका कोई वो ही नहीं होता है, डिवीजन ही नहीं होता है। और सप्लीमेंट फिजिकल क्वांटिटी ऐसा होता है जो जो सिर्फ वही होता है, उसके बाद मतलब वही होता है। अभी मैं उसको और डिटेल में समझाऊंगा, ये ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ। और डिराइव में जो जिसे फंडामेंटल से मिला के एक डिराइव करके बनाया जाए। ओके दोस्तों, चलिए हम फंडामेंटल की डिफिनेशन पे आते हैं कि फंडामेंटल किसे बोलते हैं। तो फंडामेंटल बेसिकली एक यूनिट है, यूनिट को ही बोलते हैं। बेसिक जो बेसिक स्टैंडर्ड होते हैं उसे हम फंडामेंटल बोलते हैं। और ये कितने होते हैं? ये 7 क्वांटिटी होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं 7 फिजिकल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी? आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता होगा तो आप इसे याद कर लीजिए दोस्तों। ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेता है। कौन कौन से होता है? एक होता है लेंथ, दूसरा होता है मास, तीसरा होता है टाइम, चौथा होता है टेम्परेचर, पांचवा होता है ल्यूमिनेसिटी, छठा होता है करंट, और सातवां होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं मोल। तो इनका यूनिट भी याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने क्या क्या बोला वो मैं एक दूसरा पेज लेता हूँ और वहां पे आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों सेवन सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, सेवन। ठीक, कौन कौन से होते हैं? एक होता है लेंथ, एक होता है मास, एक होता है टाइम, एक होता है टेम्परेचर, एक होता है करंट, एक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसे हम सीडी बोलते हैं, कैंडेला को, और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे हम मोल बोलते हैं दोस्तों, मोल। ठीक है, ये जिसमें लिखा जाता है, ये लेंथ को हम लिखते हैं मीटर में, मास को हम लिखेंगे केजी में, टाइम को आपको पता ही होगा सेकंड में लिखते हैं, और टेम्परेचर को केल्विन में लिखते हैं, इसका ऐसा यूनिट है। करंट को लिखते हैं एम्पियर में दोस्तों। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला जिसे सीडी बोलते हैं, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यहाँ पे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी को लिखते हैं एल करके लिख देते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसे हम कैंडेला बोलते हैं, सीडी। और मोल जो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो हम होता है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको भी हम रब करके लिख देते हैं। सब्सटेंस याद करिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये होता है मोल। इसको 1 मिनट में सही सही लिख लेता हूँ दोस्तों, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत आती है। ये आप समझ जाएंगे ना, 7 होते हैं। ठीक है, ओके। चलिए फिर इसमें रवि कर देता हूँ, क्योंकि ये आपको याद करना ही पड़ेगा, तो यहाँ लिखने से कोई वो ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने पेज पे आते हैं वापस। तो फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आया, जो फिजिक्स के सारे लॉ को डिफाइन करता है, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो दोस्तों इन सब में जो होता है, इसकी क्लासिफिकेशन है। क्या है क्लासिफिकेशन? बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज में कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। जैसे मैं आपको वेक्टर और स्केलर में वहां बेसिक मैथ में बता गया है। तो अब हमें बताइएगा क्या होता है। आप पॉज करके एक बार सोच लीजिएगा, फिर बताइएगा। तो वेक्टर मैंने आपको बताया था जिसके पास दोनों होते हैं, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और स्केलर सिर्फ और सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है दोस्तों, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है। दूसरा होता है बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी में कौन होता है? एक होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है डिराइव। फंडामेंटल आपको मैंने बताया, जो जिसके और कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसे कह सकते हैं, जिसके और कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो डिवाइड ना हो, डिविजिबल ना हो, सिर्फ और सिर्फ यूनिट हो, तो वो होता है फंडामेंटल। और एक होता है डिराइव, जिसके टुकड़े करके, जो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके डिराइव करते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। ठीक है। ओके, यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दोस्तों, अब देखते हैं क्या होता है यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दोस्तों तीन तरह के होते हैं, आपको चार तरह के होते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा। मैं आपको एक पेज ऐड करके उसमें बताता हूँ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट ऑफ फिजिकल, मैं पीक्यू लिख दूंगा, आप लोग प्लीज समझ जाइएगा। आई होप इतना आप जानकार हैं। यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चार होते हैं दोस्तों, चार तरह के। पहला कौन सा होता है? पहला होता है एफपीएस। क्या होता है? एफपीएस। जैसे जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है दोस्तों, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, बड़ा लिख रहा है। पहला क्या हो दोस्तों? एफपीएस। एफपीएस से क्या हो? फूड फूड पाउंड सेकेंड। फूड पाउंड सेकेंड, फूड है, फूड, एफ डबल ओ टी। एफ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं जिससे आपको क्लियर रहेगा। फूड, एक होता है पाउंड, पी ओ यू, पाउंड। एक होता है सेकेंड, एच से। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा जो है, दूसरा जो होता है वो होता है सीजीएस। सी जी एफ, ये तो आप बता ही पाएंगे। एक होता है सेंटीमीटर, एक होता है ग्राम, एक होता है सेकंड। ठीक है दोस्तों। और तीसरा जो हो गया वो होता है एम के एस। एम के एस, एम से हो गया मास, मास को बोलेंगे किलोग्राम, या तो कह सकते हैं मीटर में कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पे मीटर होगा, एम से जो होगा मीटर। ठीक है दोस्तों। के से हो गया केजी, और एस से हो गया सेकंड। ठीक है। और चौथा जो है वो होगा इंटरनेशनल सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं ईएसआई सिस्टम। ईएसआई सिस्टम कुछ नहीं है दोस्तों, जो मॉडिफिकेशन है इसका, एमकेएस का मॉडिफिकेशन है, किसका? एम के एस यूनिट का दोस्तों, एम के एस यूनिट का मॉडिफिकेशन है। तो अब क्या होता है इसके अंदर? तो इसका जो स्टैंडर्ड टर्म होता है वो लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है। जो मैंने आपको वहां पे बता दिया था, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब जो है ये स्टैंडर्ड टर्म में आ जाएंगे, जो होता है। ओके दोस्तों, ये चार तरह का होता है फिजिकल क्वांटिटी, आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। आते हैं फिर अपने पेज पे वापस से, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है वो हम समझते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद वहां पे हमें आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट क्या होता है, किस बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं दोस्तों। आइए फिर वहीं पे हम अपने पेज पे चलते हैं जहां पे हम लिख रहे थे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो दोस्तों होते हैं पांच तरह के होते हैं। पहले वहां पे फिजिकल क्वांटिटी यूनिट के चार तरह के होते हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन यूनिट्स पांच तरह के होते हैं। कैसे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं यूनिट्स को? तो पांच तरह का इसका एक साइंटिस्टों ने प्लान बनाया, उसे हिसाब से किया है। तो वो पांच तरह के कौन कौन से हैं हम अभी धीरे धीरे देखते हैं।
पहला आपको क्लियर ही होगा, वो है फंडामेंटल क्वांटिटी। पहला क्या है दोस्तों? फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल यूनिट कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको फंडामेंटल यूनिट से ऐसे बताया जो डिविजिबल ना हो, ऐसे याद करिए, सिंपल दिमाग में याद रखने के लिए टॉपिक है, जो डिविजिबल ना हो और वो एकदम बेसिक हो, तो होता है फंडामेंटल, ठीक है। और ये कितने होते हैं? 7, जैसे कि मैंने बता दिया था, ठीक है। दूसरा दूसरा दोस्तों होता है डिराइव्ड यूनिट। कौन सा यूनिट होता है? डिराइव्ड यूनिट, डीयू से याद कर ले लिखिए। डिराइव जो होता है, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? जो फंडामेंटल यूनिट से मिल के बने वो होता है डिराइव्ड यूनिट। और फिर इसके जो यूनिट होता है उसके हम टुकड़े भी कर सकते हैं, उसे फंडामेंटल क्वांटिटी में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन फंडामेंटल के टुकड़े और ये डिविजिबल नहीं किए जा सकते। जैसे कि एग्जांपल में एक ले लो, स्पीड का। स्पीड इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप जानते होंगे। डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं? मीटर। मीटर, डिस्टेंस को मीटर में यानी लेंथ बोल रहा है, और टाइम को हम सेकंड में। तो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक ये फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना है, तो इसलिए इसे डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं दोस्तों। समझ में आ गया होगा, आई होप बेसिकली। और एक मिनट दोस्तों, ये बंद कर देते हैं, ठीक है। स्पीड का यहाँ पे एक इसका एग्जाम्पल हो गया, और इसका एग्जाम्पल जानते ही मैंने आपको पहले ही बताया दिया था, जो सातों यूनिट है वो है। फिर तीसरा जो होता है, अभी मैंने आपको बताया था, जिसे होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट, इसे एसयू करके लिख लेते हैं दोस्तों। सप्लीमेंट्री यूनिट होता है एसयू, ठीक है दोस्तों। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है? इसे हम एक बार आपको इंग्लिश टर्म में जो लिखा है मैंने वो बताता हूँ। इंग्लिश टर्म में क्या है? एसआई यूनिट ऑफ एसआई ऑफ यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट आर डिफाइन आल्सो एज रेडियन एंड स्टेडियन। मतलब ये दो होते हैं, एक होता है रेडियन, एक होता है रेडियन, और दूसरा होता है दोस्तों स्ट्रेडियन। ट्रेडियन, रेडियन से आप काफी वाकिफ होंगे और स्टेडियन से आप नहीं। स्टेडियन दोस्तों, जब क्लास 12th में अभी आप जब पढ़ेंगे, वहां होता है एक सॉलिड एंगल करके चैप्टर होता था केमिस्ट्री में। तो वहां पे उसका जो यूनिट आता था ना दोस्तों, वहां पे होता था स्ट्रेडियन दोस्तों। क्या आता था? स्ट्रेडियन। और रेडियन तो आपको बखूबी पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रब कर दे इसको तब, ठीक है। फिर चौथा जो होता है, इसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। कौन सा यूनिट? प्रैक्टिकल यूनिट, पीयू से लिख देता हूं दोस्तों। जो मतलब एक्सपेरिमेंट करके आया है वो प्रैक्टिकल यूनिट, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है? इसका एग्जाम्पल है दोस्तों लाइट ईयर। लाइट ईयर आप जानते होंगे, उसे मेजर किया जा सकता है। जैसे बहुत दूर डिस्टेंस जो स्काई स्काई में मेजर करते हैं, वो हम लोग लाइट ईयर में मेजर करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है? लाइट ईयर, एल वाई ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा इसी में कह सकते हैं हॉर्स पावर, एचपी। हॉर्स पावर भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है दोस्तों, याद रखिएगा ये, कभी भी पूछा जा सकता है हॉर्स पावर किस में आता है, प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है। फिर आते हैं पांचवे पे जो लास्ट है, जिसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर यूनिट। इम्प्रॉपर यूनिट, ठीक है दोस्तों। आईयू से हो गया इम्प्रॉपर यूनिट। इम्प्रॉपर यूनिट क्या हो गया दोस्तों? जो मिक्सचर हो, जो क्या हो, इन कॉम्बिनेशन हो। जैसे कि आप वेट टर्म सुने होंगे, वेट, VIGHT, वेट दोस्तों। वेट को हम लिखते हैं केजी वेट, केजी वेट, है ना दोस्तों। तो ये जो होता है कॉम्बिनेशन है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर यूनिट, ठीक है। आई होप आप क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पेज पे आते हैं जो हम लोग लिखे हैं दोस्तों। यहाँ तक का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आइए हम इस पे चलते हैं, अपने जो ऑफिशियल PDF है। तो हमने आपको फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बताया, क्वांटिटी विच आर डिपेंड फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से डिपेंड हो।
और ऑल हैव यूनिट, जिसके यूनिट एंड डायमेंशन हो दोस्तों। और सप्लीमेंट फिजिकल क्वांटिटी आपको मैंने बताया, एक होता है रेडियन और एक होता है सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। और इसका ये जो होते हैं डायमेंशन लेस होंगे दोस्तों, ये याद रखना, ये कैसे होते हैं डायमेंशन लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिराइव्ड में मैंने बता दिया, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल के बने वो डिराइव्ड यूनिट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, आगे चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, थोड़ा इस पीडीएफ को आगे बढ़ाया जाए, इसे छोटा करेंगे इससे। तो एक मिनट दोस्तों, गिव मी सम टाइम। ओहो, एक मिनट दोस्तों, इस पेज पे कुछ गड़बड़ी आ गई लग रहा है। जस्ट एक, हाँ दोस्तों अब सही है, मिल गया मुझे। दरअसल दोस्तों अभी नए नए हैं ना, तो समझ में नहीं आता थोड़ा इस सब में, माफ कीजिएगा। चलिए फिर से चलते हैं, अब समझ में आ गया, अब नहीं भूलूंगा दोबारा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। एक होता है दोस्तों जो कन्वर्ट करने वाला यूनिट होता है, जैसे एक यूनिट दिया रहेगा दूसरे में कन्वर्ट किया रहेगा, तो वो कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है सिंपल। कौन सा, ये यहाँ पे दिया है, मैंने लिख भी दिया है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 कांस्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, ये आप लगा के वहां पे निकाल सकते हैं। एक मैंने नोट पॉइंट लिखा है, उस पर गौर करिएगा। प्लेन एंगल सॉलिड एंगल बोथ हैव यूनिट बट नॉट डायमेंशन। ये दोस्तों स्टेटमेंट वाइज पूछ लेता है, किसके पास यूनिट है किसके पास डायमेंशन नहीं है। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्ट, क्योंकि मैंने जब टेस्ट दिया रहा, जब दे रहा था उसमें, तब वो पूछ रहा था। तो मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके लिख दिया है कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल बोथ हैव यूनिट बट बोथ डज नॉट हैव डायमेंशन। ओके गॉट इट। ठीक है दोस्तों, कई बार दोस्तों दे देता है कुछ ग्रेडियंट टर्म, ग्रेडियंट कुछ टेम्परेचर ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट, ये सब कैसे, इन सब का कैसे यूनिट, तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों। टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर दिया है तो वहां पे टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस जब हो जाएगा वो टेम्परेचर ग्रेडियंट हो जाता है। डेंसिटी ग्रेडियंट है, डेंसिटी अपॉन डिस्टेंस कर देंगे तो वो डेंसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, एक मिनट, ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ लिखा है दोस्तों, आप इस पे गौर करिएगा, वो क्या है और क्या बताना चाह रहा हूं मैं। देखिए, एक महान टीचर है, उन्होंने बताया था, एक घर है, समझ लीजिए ये 2 फ्लोर का घर है। क्या है, 2 फ्लोर का घर है दोस्तों। यहाँ पे एक घर है, एक घर यहाँ है, ठीक है। इसे बोलते हैं, मतलब एक पूरा घर है, एक फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर को हमने नाम दिया यूनिट, फर्स्ट फ्लोर को नाम दिया यूनिट, और अपर फ्लोर को नाम दिया डायमेंशन। अपर फ्लोर को क्या नाम दिया, डायमेंशन। आप इमेजिन करिए, कहानी है एक, ठीक है। समझाने वाले ने ही क्या समझाया था दोस्तों, वो मेरे दिमाग में बस गया। एक घर है, घर के ऊपर एक छत है, जिसका फर्स्ट फ्लोर है उसको बोलते हैं यूनिट, और जो सेकंड फ्लोर है उसे बोलते हैं डायमेंशन। अब अगर फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट, अगर पहला फ्लोर ही नहीं रहेगा, इसका मतलब समझिए, फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट, अगर पहला फ्लोर ही नहीं रहेगा तो क्या सेकेंड फ्लोर रह पाएगा दोस्तों। आंसर होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डज नॉट, मस्ट बी नॉट हैव डायमेंशन।
अगर यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन डेफिनेटली नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। फिर आगे सेक्शन में बढ़ते हैं, जो हमने ब्लॉक बनाया है बी। अगर मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन हम वहां पूछते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे जैसे लिखा है, देखिए यहाँ पे नीचे दिया है, अगर बेस पे, नीचे वाले फर्श पे, फ्लोर पे, फिजिकल क्वांटिटी है यूनिट, अगर उसके पास यूनिट है, तो दोस्तों संभावना है कि अगर मतलब पहला फ्लोर बना है, जरूरी थोड़ी ना दूसरा फ्लोर ही बने। मे बी, मतलब जरूर वो हो सकता है बना हो या ना बना हो, मे बी। तो यहाँ पे लिखा है मे बी हैव डायमेंशन दोस्तों, मतलब मे बी, ठीक है। तीसरा, ऊपर जब देखेंगे अब नेक्स्ट वाले पे, इफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव डायमेंशन, अगर सेकंड फ्लोर नहीं है दोस्तों, तो क्या इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव डायमेंशन, अगर डायमेंशन मतलब सेकंड फ्लोर नहीं है, तो हम फर्स्ट फ्लोर के बारे में क्या कह सकते हैं? भाई डेफिनेटली अगर फर्स्ट सेकंड फ्लोर नहीं है, तो जाहिर सी बात है मे बी सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। ये आप दिमाग लगाइए, अगर फर्स्ट फ्लोर नहीं, अगर सेकंड फ्लोर नहीं है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि मतलब सेकंड फ्लोर वो, मतलब वहां पे मे भी हो सकता है, मे बी फर्स्ट फ्लोर हो सकता है, मे बी फर्स्ट फ्लोर नहीं हो सकता है दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, वहां पे दूसरा क्वेश्चन पढ़ा है, इफ फिजिकल क्वांटिटी है डायमेंशन, अगर फिजिकल क्वांटिटी के पास डायमेंशन है, अगर मतलब सेकंड फ्लोर बना है, तो इसका मतलब ये निश्चित हो गया है कि जो फर्स्ट फ्लोर होगा वो बना ही होगा, उसके ऊपर ही तो सेकंड फ्लोर बनेगा ना दोस्तों। हाँ, आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ मस्ट हैव यूनिट, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आप एक बार इसे दोबारा रिकॉल करिएगा और जरूर आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समय की अनुभूति को कारण हम आगे बढ़ते हैं। यही चीज है फिजिकली और डायमेंशनली में भी दोस्तों, सेम एज इट इज, जो मैंने अभी बताया यही यहाँ पे भी है, एग्जैक्टली वही है। अगर डायमेंशन में यहाँ फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फिजिकल है, क्या होता है? डायमेंशनली इनकरेक्ट, अगर कोई चीज इनकरेक्ट है यहाँ पे, मतलब फर्स्ट फ्लोर है ही नहीं, तो सेकंड फ्लोर डेफिनेटली नहीं रहेगा, डेफिनेटली सेकंड फ्लोर नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर अगर आ जाएंगे सेकंड, इफ डायमेंशनली करेक्ट, अगर फर्स्ट फ्लोर है, तो मे बी डेफिनेटली, मतलब ये हो सकता है संभवतः फर्स्ट सेकंड फ्लोर बना हो या ना बना हो, यहाँ पे लिखा होगा मे और मे नॉट बी ए फिजिकली करेक्ट दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी में फिजिकली, अगर फिजिकली नॉट करेक्ट, अगर सेकंड फ्लोर नहीं सही है, सेकंड फ्लोर नहीं बना हुआ है, तो सेकंड फ्लोर नहीं बना हुआ है, इसका मतलब थोड़ी ना है कि फर्स्ट फ्लोर सियोरिटी नहीं है, उसका सियोरिटी है भाई, मे बी और मे नॉट बी, मतलब या तो बन सकता है या नहीं बन सकता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर फिजिकली करेक्ट है, अगर सेकंड फ्लोर बना है, इसका मतलब फर्स्ट फ्लोर पहले रहा होगा तभी सेकंड फ्लोर बना होगा, तो मस्ट भी यहाँ पे हो जाएगा, मस्ट भी डायमेंशनली करेक्ट दोस्तों। आई होप मैंने जो समझाया आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले आते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये अपने पॉइंट है, इसे मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर दिखे मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, आई होप मैं आपको सारा टर्म क्लियर करते चल रहा हूँ, इस समय कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है दोस्तों। अब आगे हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर पे, सिग्निफिकेंट फिगर पे मैंने अपना एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, जो आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसी के माध्यम से सब आपको डिटेल बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे हम काउंट करेंगे। पहले देखिए दोस्तों, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जैसे कि 2315 लिखा है दोस्तों, यहाँ पे जितने हैं सारे नॉन जीरो हैं, तो यहाँ पे सारे सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, यानी यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे दोस्तों, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जीरो, सभी जीरो
जो नॉन जीरो के बीच में है वो सिग्निफिकेंट में काउंट किए जाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है 3002, तो यहाँ पे ये जो नंबर है यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जाने मैं लिखा है इस हिसाब से सिग्निफिकेंट जो होंगे 3 to 5, 5 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे दोस्तों। समझ में आ गया? आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। चलिए फिर थर्ड पॉइंट है ऑल जीरोस ऑन लेफ्ट साइड आर नॉन सिग्निफिकेंट। अगर लेफ्ट साइड में जीरो है और उसके साथ या पॉइंट लगा है, पॉइंट नहीं लगा है दोस्तों, तो भाई पॉइंट वाला मैंने डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ सिर्फ लेफ्ट साइड वाला जीरो की बात कर रहा हूँ और उसके साथ नंबर नहीं लगा हुआ है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है 0002, तो यहाँ पे ये जो है 00 ये सिग्निफिकेंट नहीं काउंट होगा। यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट इज 2। ठीक है, नो सॉरी सॉरी सॉरी, दैट इज 1, 1 सिग्निफिकेंट है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन यहाँ पे ये जो है 2 एक नंबर का है, वही वो सिग्निफिकेंट काउंट में काउंट किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं एग्जैक्ट नंबर है, ओके, एग्जैक्ट नंबर है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर दोस्तों। एग्जैक्ट नंबर के इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। पावर फॉर्म आर नॉट कंसीडर एज सिग्निफिकेंट दोस्तों। जैसे 10 की पावर 3, 10 की पावर, और जैसे 3 × 10 की पावर 3 लिखा हो, यहाँ जो 3 हो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, लेकिन 10 की पावर जो 3 में है वो सिग्निफिकेंट पावर, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा दोस्तों। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन कर पाएंगे, कभी कभी दे देता है। ठीक है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर आई होप क्लियर होगा दोस्तों। फिर आते हैं एक बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, आइए ले चलते हैं आपको। इससे पहले रब कर दे, ओके ठीक है। क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोस्तों। अगर हम किसी चीज को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब वहां पे कैसे हम निकालेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल करके पूछ लेता है 99 प्लस 0.99, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ये ऐड करेगा, तो आंसर क्या आना चाहिए। जो आंसर आएगा वहां पे ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आपको मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर पे लेना है। फाइनल रिजल्ट इज रिटेन, फाइनल रिजल्ट इज रिटेन मिनिमम डेसिमल प्लेस, जो कम से कम डेसिमल प्लेस पे लिखा रहेगा वही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा दोस्तों। समझ रहे हैं? तो जो वहां पे जब ऐड करेंगे तो जब कम से कम सिग्निफिकेंट पे काउंट होगा वही होगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ओहो, फिर आगे पॉइंट पे है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। फाइनल रिजल्ट आर रिटेन इन मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर। देखो फाइनल रिजल्ट कब दिखा जाएगा, जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होगा। जैसे इसी को हम एक जो नंबर लिए थे 99 इंटू पॉइंट, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगा दो और 99 से जब मल्टीप्लाई करोगे, तो जब रिजल्ट लिखेंगे दोस्तों वो मिनिमम सिग्निफिकेंट, जो मिनिमम जो डेसिमल रहेगा उसी पे ही चल रहा है। फाइनल रिजल्ट रिटेन मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर, जो कम से कम सिग्निफिकेंट नंबर पे काउंट होगा वही को हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आप क्लियर करेंगे यहाँ से। अगर नहीं होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं और एग्जाम्पल के साथ क्लियर करूंगा। ठीक, और ऊपर चलते हैं। अब आते हैं राउंड ऑफ पे दोस्तों। राउंड ऑफ कैसे करते हैं किसी नंबर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी ये मतलब ये ज्यादातर जो जेई एडवांस या जेई मेंस के लिए होते हैं उनको बच्चे हुए होते हैं। राउंड ऑफ नीट के लिए उतना नहीं होता है, लेकिन मतलब होता है लेकिन उस हिसाब से नहीं होता है जैसे जेई मेंस के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, आइए करते हैं। इफ डिजिट्स टू बी रिमूव्ड, इफ डिजिट इज रिमूव लेस देन 5, देन देयर इज नो चेंज इन प्रीडिली नंबर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इन बड़ी बड़ी इंग्लिश का मतलब क्या हुआ। अगर कोई नंबर है वो 5 से कम है, आफ्टर डेसिमल की बात कर रहा हूं दोस्तों, डेसिमल के बाद ही ये राउंड ऑफ किया जा सकता है। बात बात वैसे तो नहीं करेंगे ना। ठीक है, जो मतलब 5 से अगर कम रहेगा तो हम उसको नहीं काउंट करेंगे।
तो जैसे नंबर रहेगा एज इट इज वैसे ही लिख देंगे दोस्तों। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, इफ डिजिट टू बी रिमूव इज ग्रेटर देन 5 देन प्रीवियस नंबर इज इंक्रीज बाय 5। अगर जो डिजिट होगा वो 5 से बड़ा होगा तो वो 1 से बढ़ जाएगा। तो 1 से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा दोस्तों। मैं एग्जांपल लेके भी समझा सकता हूँ। जैसे है एग्जांपल 7,506.0246, ये है दोस्तों। तो यहाँ पे जब राउंड ऑफ करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 7,506.02, यानी ये 6 को हम 1 से बढ़ा देंगे क्योंकि ये 5 नंबर से बड़ा है। और इस केस में जब 5 नंबर से छोटा रहेगा, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ 6 जगह 4 आ जाता तो वो नहीं इंक्रीज होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एज इट इज 4 ही लिखा जाता। पर यहाँ पे 1 से इंक्रीज कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अभी और झोल है इसमें, थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा दोस्तों। ये यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, ये सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, क्या है थर्ड वाला, इफ डिजिट इज 5, इफ डिजिट इज 5, अगर वो डिजिट 5 ही है, देन प्रीवियस नंबर रिमेन सेम इफ इवन बट इंक्रीज बाय 1 व्हेन ऑड। हाँ दोस्तों, ये पॉइंट देखो क्या कहना चाह रहा है भारी भरकम इंग्लिश। देखिए, जैसे मैंने एक नंबर लिया था अभी तभी 506, ठीक है, 0.025, अगर यही हो। अब ये 5 आ गया दोस्तों। अब ये 5 जो है इसके ये क्या है, ये ऑड है कि इवन है? ये है इवन। तो यहाँ पे ये एज इट इज सेम रहेगा, जैसे नंबर है ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर इसी की जगह 5706.035 होता तो इसके आगे ये ऑड आ गया। ठीक है, अगर ऑड आ गया तब ये इंक्रीज कर जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा 1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 7506.045, यानी 1 से इंक्रीज कर गया दोस्तों। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है? आगे क्या है? आगे यही है, रूल्स है, देखते हैं। फोर्थ नंबर का रूल है, डायमेंशनली करेक्ट, मतलब एक स्टेटमेंट है दोस्तों, ये जानने वाली, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट। ये तो मैं बता ही चुका हूँ, गलत बात है। डायमेंशनली इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट मस्ट बी फिजिकली करेक्ट, ये भी गलत बात हो गया। फिजिकली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी डायमेंशनली करेक्ट, ये तो सही बात है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया अभी। आप समझ रहे हैं ना? आप एक बार अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से वो जो मैंने पीछे समझाया आप उसे समझने की कोशिश करिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हम लोग का हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। इस पेज को जरा हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका भी यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ गया है अपना लास्ट पेज। बट दोस्तों, एज यू नो, पहले इससे पहले और चीजें सीखनी पड़ेगी। वो क्या होता है? इरर दोस्तों। क्या होता है? इरर। इरर क्या होता है पहले इसके बारे में हम समझेंगे। डेफिनेटली पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज इरर, तो आप लोग के दिमाग में आएगा क्या इरर क्या होता है दोस्तों? पहले बताइए, आप सोचिए, थोड़ा 2 मिनट टाइम लीजिए, तो हमें बताइए इरर क्या होता है। जो ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू होती है, अगर उन्हीं को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो डिफरेंस आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं इरर। इसी को क्या बोलते हैं? इरर। ठीक है, अब इसमें 3 तरह का इरर होता है दोस्तों। कौन कौन से? आप हमसे पूछोगे कौन कौन से भैया? एक होता है सिस्टमैटिक इरर, एक होता है रैंडम इरर, और एक होता है ग्रॉस इरर। कौन कौन से? सिस्टमैटिक, रैंडम, ग्रॉस। तो मैं तीनों को सिंपली में डिफाइन कर दूंगा क्या क्या होता है।
देखिए दोस्तों, सिस्टमैटिक एरर वो एरर होता है जिसका एरर नो है कॉज, मतलब जिसका हमको पता होता है ये एरर है, ये होने वाला है ऐसा, जिसका नोन, जिसका हमको पता हो। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन तरह का होता है। सिस्टमैटिक एरर कितने तरह का होता है? तीन तरह का। कौन कौन से होता है? एक होता है इंस्ट्रूमेंटल, ओके, एक होता है इंस्ट्रूमेंटल, एक होता है इन्वायरमेंटल, एक होता है ऑब्जर्वेशनल। ठीक है दोस्तों, तीन तरह का होता है। ये डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, एक इंस्ट्रूमेंटल, एक इन्वायरमेंटल, एक ऑब्जर्वेशनल। ठीक है, फिर आ जाते हैं रैंडम एरर की बात करते हैं। रैंडम एरर दोस्तों अननोन है, अननोन एरर होता है, इसे पता नहीं होता है, ये पता नहीं कब हो जाता है, अननोन एरर होता है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे लिखा है मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछ लेता है कई बार। इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर नंबर ऑफ एरर जो होता है एन है, तो एन है, मतलब जैसे एक्स है तो वो रैंडम एरर रिड्यूस हो जाता है, रैंडम एरर रिड्यूस हो जाता है कितना? 1/n टाइम्स रिड्यूस हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, 1/n टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फिर एक ग्रॉस एरर, जो केयरलेसनेस, जो हम लोग का ध्यान ना देने पे वो एरर हो जाता है, उसे ग्रॉस एरर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं मीन वैल्यू, वो कैसे निकालते हैं मीन वैल्यू लोग, यहाँ पे पूछा जाता है कि मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आपको पता होगा कई सारे नंबर दिए रहेंगे, तो उसका मीन वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे A1 प्लस A2, ए प्लस है, ऐसे 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 करके AN तक दिया, अपॉन में जितना नंबर में रहेगा वो मीन वैल्यू हो जाएगा। फिर एक होता है समेशन ऑफ मीन वैल्यू, इसका मोड में कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों जो मीन वैल्यू निकल जाएगा, AM माइनस में कर देंगे A1, इसका A1, ये मैग्नीट्यूड मिलेगा प्लस में, फिर AM मीन वैल्यू, AM बोले तो मीन वैल्यू माइनस A2, ओ सॉरी यहाँ पे है माइनस A2। एक मिनट दोस्तों, मैं इसको आपको दूसरे पेज में ही समझाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, नहीं तो आप बोलोगे सर जी कितना कंजूसी करते हो। ठीक है, आइए ले लेते हैं नया पेज। ठीक है, ओके। एक होता है एवरेज वैल्यू, पहले होता है मीन वैल्यू। क्या होता है? मीन वैल्यू, जैसे मैंने बताया A1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 EN अपॉन में एन इज द नंबर। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट फॉर्मूला। एक होता है समीशन, होता है मीन वैल्यू का जो आता है एवरेज, एवरेज निकालना होगा दोस्तों, कैसे निकालेंगे? जो मीन वैल्यू होगा EM, मीन वैल्यू माइनस E1 का मैग्नीट्यूड लेंगे। क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड, एक मैग्नीट्यूड लेंगे। फिर इसके बाद AM के माइनस E2 लेंगे, AM माइनस E2 लेंगे दोस्तों, AM माइनस E2 लेंगे। ठीक है, फिर ऐसे हम जाएंगे AM माइनस AN तक। ठीक है दोस्तों, डिवाइड बाई जितना नंबर रहेगा। ठीक है, अब ये निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं? रिलेटिव इरर। तीसरा क्या रहता है? रिलेटिव इरर, रिलेटिव, बहुत खराब होते हैं रिलेटिव। सॉरी दोस्तों, ऐसा मेरा कोई प्रश्न है। रिलेटिव इरर, रिलेटिव इरर क्या होता है दोस्तों, ये आगे हम देख लेते हैं क्या होता है रिलेटिव इरर। तो रिलेटिव इरर होता है जो मीन वैल्यू होता है, जो मीन वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड अपॉन में जो मीन वैल्यू शो में जो निकाले होते हैं, ये कह सकते हो 2/1। हाँ, समझ रहे हैं? दो, इसको 2 बोल रहा हूँ, इसको 1 बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इसी को फोर्थ वे फॉर्मूला बनता है परसेंटेज इरर। परसेंटेज इरर जो मैंने वहां पे लिखा था, परसेंटेज इरर कुछ नहीं दोस्तों, इन्हीं का जो AM का मीन वैल्यू है अपॉन में AM है, इंटू 100 कर दोगे, ये हो जाएगा परसेंटेज इरर। आइए हम आपको अपने पेज पे ले जाते हैं, यही लिखा है परसेंटेज इरर फाइनल माइनस फाइनल अपॉन में इनिशियल इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज इरर दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे, अपने टॉपिक पे वापस, दूसरे वाले पे, एक नया टॉपिक जिसे हम बोलेंगे क्या? लीस्ट काउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोलोगे सर आप
कितना इम्पोर्टेंट बोलते हो, सब इम्पोर्टेंट होता है। पढ़ो तो ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है दोस्तों? लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VST। एक MSD माइनस एक VST करेंगे, वो होता है लीस्ट काउंट दोस्तों। इसी को कभी कभी जो वहां पे दे देता है MA होता है बराबर होता है B के, तो यहाँ से B बराबर हो जाएगा A/B/M। तो जब दोस्तों आप समझ पा रहे हो, एक मिनट मैं इसको सही से लिख देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा B बराबर A/B/M, ठीक है। फिर जब इसी को, इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे लिस्ट काउंट जो फॉर्मूला आता है B-A/B इंटू M क्या है? मेन स्केल डिवीजन है, और V क्या है? वर्नियर स्केल डिवीजन है दोस्तों। समझ में आया? अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, जिसे बोलते हैं रीडिंग। इस रीडिंग को कभी कभी थिकनेस में टर्म में पूछ लेता है, रीडिंग करके पूछ लेता है, तो जो होता है यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो रीडिंग को कैसे निकालेंगे? रीडिंग बराबर होता है MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। जब कर देंगे तो वो आ जाता है रीडिंग दोस्तों। वो क्या आता है? रीडिंग को। फिर आता है लीस्ट काउंट। क्या होता है? जब स्क्रू गेज यूज करते हैं, स्क्रू गेज जब यूज करेंगे तो कैसे लिस्ट काउंट निकालेंगे? तो वहाँ दोस्तों होता है पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। यहाँ पे जो सर्कुलर डिवीजन होता है दोस्तों, यहाँ पे इस लगा रहेगा, वो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन डिवाइड कर देंगे पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ। पिच क्या होता है? पिच होता है दोस्तों एक जो डिस्टेंस मूव किया है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू गेज ऑन अ सर्कुलर स्केल, जो सर्कुलर स्केल पे जो डिस्टेंस मूव किया है वही पिच होता है दोस्तों। आप इस टर्म को क्लियर करे रहिए, पिच क्या होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया रहता है, तो वो लैंग्वेज में ही दिया रहता है, तो आप क्लियर करिएगा उस क्वेश्चन में। डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू गेज ऑन, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू गेज ऑन अ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल जो स्क्रू गेज मूव करता है, एक डिस्टेंस जो मूव करता है वही होता है पिच। तो लीस्ट काउंट हो गया पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इससे पहले रब कर देते हैं। ठीक है, रब कर दे रहे हैं, रब कर दे रहे हैं, रब 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 रब। ओके दोस्तों, मजे ले लो। ठीक है, रीडिंग का दूसरा फॉर्मूला, जब एरर दिया रहेगा दोस्तों तब कैसे निकालो। मैंने एक शॉर्ट फॉर्म निकाला है, तो आप इसे याद कर लोगे तो याद मतलब सारी जगह अप्लाई हो जाएगा। क्या है? रीडिंग बराबर होता है MSR मेन स्केल रीडिंग माइनस N, जो वहां पे दिया रहेगा कितना नंबर है N इंटू लीस्ट काउंट, N इंटू लीस्ट काउंट माइनस में एरर। दोस्तों जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा एज इट इज आपको याद रखना है, मेन स्केल रीडिंग माइनस N इंटू लीस्ट काउंट माइनस एरर। ठीक है दोस्तों, अगर एरर पॉजिटिव है, एरर पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव साइन रखिएगा, अरे एरर निगेटिव है तो निगेटिव साइन रखिएगा, तो निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएगा दोस्तों। याद है ना दोस्तों, निगेटिव निगेटिव कैसे पॉजिटिव होता है? अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, ये बच्चों वाला काम है, कैसे होता है। अगर पॉजिटिव गुड़े पॉजिटिव रहेगा तो वो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव गुड़े नेगेटिव रहेगा, वो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव। अगर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हो जाएगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। ओ सॉरी 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 सॉरी, वो भी हो जाएगा नेगेटिव, तो हो जाएगा नेगेटिव। कभी कभी मैं भी डगमगा जाता हूँ। ठीक है, ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। चलिए मिटा देते हैं, नहीं तो कहोगे कैसे पढ़ा रहे हो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रहे हो। ठीक है, नहीं पता होगा तो वीडियो रोक के लिख लीजिएगा एक जगह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि लास्ट टॉपिक होगा हम लोग का। क्या है? एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज। क्या होता है दोस्तों एक्यूरेसी? हमने एक सिंपल से याद करने का ट्रिक बनाया है। क्या है? जिसका सिग्निफिकेंट, ओके दोस्तों, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा उसका एक्यूरेसी ज्यादा, जिसका सिग्निफिकेंट ज्यादा, सिग्निफिकेंट नंबर ज्यादा
उसका एक्यूरेसी ज्यादा, बट वो क्या होगा, कम प्रिसाइज होगा, बट वो क्या होगा, कम प्रिसाइज होगा। जिसका सिग्निफिकेंट नंबर ज्यादा वो एक्यूरेट ज्यादा होगा और वो कम प्रिसाइज होगा। समझ गया है? फिर प्रिसाइज क्या होता है, प्रिसीजन कैसे होता है, जिसका सिग्निफिकेंट कम होगा, जिसका सिग्निफिकेंट नंबर कम होगा वो मोर प्रिसाइज होगा, वो क्या होगा, ज्यादा प्रिसाइज होगा, बट लेस एक्यूरेट, बट लेस एक्यूरेट होगा दोस्तों। समझ गए? बस दोस्तों यहाँ तक आप आए और यहाँ पे खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक हमको चाहिए सिंपल। तो दोस्तों अब हम परसेंटेज एरर के बाद अब हम पढ़ेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें हम 3 रूल पढ़ेंगे, बेसिकली 3 रूल पढ़ेंगे। ठीक है, आइए तीनों रूल हम आपको समझाते हैं, वो तीनों रूल क्या होते हैं। पहला, 1 मिनट दोस्तों पेन ले लें। हाँ, इसमें पहला रूल जो होगा वो होगा, अगर x इफ, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, इफ x बराबर a प्लस बी और x बराबर a माइनस बी दिया हो, ठीक है, तो इसको हम परसेंटेज में कैसे लिख पाएंगे दोस्तों, आइए हम देखते हैं। तो अगर हम इसको परसेंटेज में डेल्टा एक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका डेल्टा एक्स लिखा जाएगा डायरेक्ट ही, डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, इन दोनों का आइदर ए प्लस बी हो, आइदर ए एक्स इक्वल टू ए माइनस बी हो, उन दोनों का डेल्टा एक्स डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा दोस्तों। ये दूसरा रूल आ जाते हैं। ये कहता है इफ, अगर x बराबर a इंटू बी और x बराबर a डिवाइड बाई बी दिया हो, तो यहाँ पे डेल्टा x बाई एक्स हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल दोस्तों डेल्टा x बाई एक्स हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा a अपॉन में a प्लस डेल्टा b अपॉन में b। ठीक है दोस्तों, फिर हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा रूल हमारा क्या बोलता है, देखिए दोस्तों, इफ, अगर x बराबर a की पावर p, b की पावर q, c की पावर p q r, ठीक है दोस्तों, इसको स्मॉल में ही ले लेते हैं क्योंकि सब स्मॉल में लिए हैं ना, तो इसीलिए स्मॉल में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर डेल्टा x बराबर x लिखते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ पे डेल्टा x बराबर x आएगा, डेल्टा x, ओहो 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, इसमें हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स में p डेल्टा a अपॉन में a। ये जो पावर है दोस्तों वो उसके आगे आ जाता है, पावर है उसके आगे आ जाता है, और चाहे आइदर डिवाइड और माइनस सब में ऐड होगा। फिर यहाँ पे q अपॉन में डेल्टा b बाई b, ठीक है, और फिर r प्लस में डेल्टा r डेल्टा c अपॉन में c, ये होगा। हाँ दोस्तों, ये याद रखिएगा। और ये सब जो होते हैं कम चेंजेस के लिए, जो लेस देन 5% चेंज के लिए होते हैं, लेस देन 5% के लिए ही वैलिड होते हैं दोस्तों। नहीं तो आगे आपको हम सिखाएंगे, अगर 5 से बड़ा हो जाता है तो फिर कैसे हम निकालते हैं, जो आगे आता है वर्क एनर्जी पावर में, तो वहां हम आपको बताएंगे। ये इतनी सी बात बची, आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है। तो दोस्तों आगे अब हम पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। कौन सी, डायमेंशन, कैसे हम डायमेंशन को निकालेंगे किसी ऐसे यूज करके, जो हम आपको फॉर्मूला बताए थे ना, n1 u1, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो है कांस्टेंट होता है, तो ये तब लगाएंगे जब हम यूनिट को चेंज करते हैं।
यूनिट को, जैसे सीजीएस को एमकेएस में, एमकेएस को सीजीएस में, तब वहां पे ये लगेगा। लेकिन अगर मान लो डायरेक्ट ही डायमेंशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे किसी चीज का? तो दोस्तों इसके लिए ना आपको पहले हम कुछ बताएंगे, तो जो आपको याद ही करना पड़ेगा, जो सिंपल सिंपल में है वो उसे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मास, मास को दोस्तों हम केजी बोलते हैं और इसको हम एम से लिखेंगे डायमेंशन में, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम, कैपिटल एम, ठीक है। लेंथ, लेंथ वैसे तो मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको जो होता है हम एल से यहाँ पे डायमेंशन में लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। बेसिकली ये तीनों इंपॉर्टेंट है जो हम तीनों भी बता रहे हैं। और एक टाइम होता है, टाइम, टाइम को वैसे होता है सेकंड, पर इसको यहाँ पे डायमेंशन में हम लिखेंगे टी के वैसे, क्या लिखेंगे, टी करके, ठीक है दोस्तों। बाकी ये तो तीन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं तीन का जो है खेला होता है हर चीज में दोस्तों। यहाँ पे इन्हीं तीनों का यूज होता है ज्यादातर, हर एक डायमेंशन जगह जहाँ पे निकालेंगे इन्हीं तीनों का ज्यादातर यूज होता है। लेकिन कुछ और होता है तो वहां पे आपको क्वांटिटी पता लग जाएगी आगे चल के, ठीक। लेकिन अभी हम आपको कुछ बताएंगे, वो आपको पक्का ही याद करना पड़ेगा दिमाग में, जो सिंपल ही अगर पूछ लिया डायरेक्ट तो आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो हम वो किसका किसका है अभी मैं आपको अभी 2 मिनट बताते हैं कौन कौन सा है, ठीक है। पहले तो है दोस्तों एरिया, इसका, एरिया का, ये आपका समझ लीजिए एक होमवर्क है, आप पता करिए एरिया क्या होता है। हम ऐसे बता भी सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने लोग से निकालेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, डेफिनेटली पता होगा। इस एरिया को हम मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको हम एल स्क्वायर से याद करेंगे, ठीक है। दूसरा हो गया वॉल्यूम, क्या हो गया दोस्तों, वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम लिखेंगे मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, तो ये दोस्तों इसको लिख सकते हैं एल क्यूब, ठीक है। तीसरा जो हो गया दोस्तों वो हो गया आपका फोर्स का, फोर्स का याद रखिएगा दोस्तों, फोर्स बराबर होता है, फोर्स को हम क्या लिए हैं, इसको हम लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू। ये कैसे आया दोस्तों, फोर्स को हम न्यूटन लिखते हैं, न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। समझ में आ रहा है? अरे या तो ऐसे डायरेक्ट समझो ना दोस्तों, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास को हम लिखते हैं केजी, एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, एक यहाँ पे एक्सीलरेशन का भी याद करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन, फोर्स से पहले एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन, चलिए अभी मैं बता ही देता हूँ, इसको निकाल के एक्सीलरेशन को हम लिखते हैं मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, तो इनको मीटर को हम लिख देंगे एम, कैपिटल एम, मीटर को के मास को हम लिखेंगे कैपिटल एम, मास को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एम, और मीटर को क्या लिखेंगे एल, और टाइम को क्या लिखेंगे टी माइनस टू। आ गया ना दोस्तों, ठीक है। अभी मैं आपको पहले बता दूं क्या ले इसको, फोर्स से भी पहले आपको क्या क्या याद करना पड़ेगा, एक मिनट। देखिए तीसरा आप याद कर लीजिए वेलोसिटी का, वेलोसिटी या स्पीड, इसका दोस्तों होता है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन दोस्तों। चौथा हो जाएगा एसिलेशन, एसिलेशन को लिखता है एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू दोस्तों, ठीक है। फिर पांचवें नंबर पे आप फोर्स याद कर सकते हो, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू। छठे नंबर पे आप प्रेशर याद कर सकते हो, प्रेशर को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया करेंगे तो यहाँ पाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है दोस्तों। इतना तो आपको डेफिनेटली याद करना पड़ेगा, इतना तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ होते हैं डायमेंशन लेस दोस्तों, जैसे कि डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए एंगल, एंगल जो होगा जैसे थीटा वगैरह जो होते हैं ये सब डायमेंशन लेस होते हैं, क्या होते हैं, यूनिट लेस होते हैं, डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस। यूनिट तो होता है सर दोस्तों, सॉरी सॉरी, यूनिट तो होता है रेडियन का होता है एंगल का, लेकिन डायमेंशन इनका जीरो होता है, ठीक है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है?
आई होप वो आपको क्लियर हो, इतना आपको याद ही करना पड़ेगा, बाकी आप हर चीज का निकाल सकते हैं। आइए दिखा देते हैं कैसे। कोई भी आप ले लीजिए और आप निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए दिखाते हैं। जैसे हम पहले निकालते हैं वर्क का। पहले किसका निकालते हैं? वर्क का दोस्तों। एक मिनट। उफ़ो, पहले निकालेंगे किसका? वर्क का। वर्क वर्क बराबर क्या होता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए वर्क बराबर क्या होता है। वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ एस से लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये स्क्रीन पे लिखा जा रहा है दोस्तों, उसके माइनस में मैं वो वापस से रब कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए उसको। इनटू, इनटू क्या होगा? इनटू होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? एल। तो यहां से आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ओके, एम एल टी माइनस टू। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। वर्क का निकाल लिए। अब ऐसे किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी निकाल के दिखाऊंगा टॉर्क का। इसका टॉर्क, जैसे टॉर्क ये होता है, ये भी होता है। क्या होता है? आर क्रॉस एफ। इसे हम आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं दोस्तों। ये भी यही आएगा सेम एज इट इज, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, एनर्जी का तीसरा, एनर्जी का, एनर्जी इक्वल टू होता है दोस्तों, क्या होता है एनर्जी इक्वल टू? आपको पता होना चाहिए। एनर्जी जो होता है वो वर्क के बराबर होता है, और एनर्जी भी वर्क के बराबर हो जाएगा तो इसका आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है दोस्तों, एम एल टी माइनस टू आएगा। ओके। फिर अगर अगर हम निकालेंगे चौथा दोस्तों, पावर का। किसका? पावर का। पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर होता है दोस्तों एनर्जी अपॉन में टाइम, या वर्क अपॉन में टाइम होता है दोस्तों। आप याद किए होंगे, फॉर्मूला देखिए होता है ना, वर्क अपॉन टाइम। तो दिखाते हैं आपको, वर्क अपॉन में टाइम। वर्क को हम लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन में टाइम को हम टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसका आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको याद करवा सकता हूँ, मतलब आपको याद ही करने हैं, जैसे मैं आपको बता दूंगा, आपको होमवर्क है ये, समझ लीजिए। ठीक है, जैसे क्या है वो होमवर्क में, पांचवा नंबर ले लीजिए, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी का दोस्तों। छठा जो होता है थर्मल कंडक्टिविटी के का दोस्तों। थर्मल कंडक्टिविटी आप जो थर्मोडायनेमिक पढ़ेंगे उसमें आएगा। ठीक है। सेवन दोस्तों, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का याद कर लीजिए, रेजिस्टेंस होता है ना वी वी अपॉन में आई, इसका याद कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ दोस्तों, लेकिन इसका पहले मैं आपको बता सकता हूँ पोटेंशियल बराबर क्या होता है। देखिए, पोटेंशियल बराबर हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ वर्क अपॉन यूनिट चार्ज। वर्क अपॉन में यूनिट चार्ज, तो वर्क अपॉन में यूनिट चार्ज जब इसे रखेंगे तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा वर्क अपॉन में यूनिट चार्ज इनटू करंट। ठीक है। और क्यू को हम लिख सकते हैं आई इंटू टी। तो उसे यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे क्यू को, तो आर इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन में आई इंटू टी इंटू आई। तो आई स्क्वायर हो जाएगा ना दोस्तों, आई स्क्वायर करंट का स्क्वायर हो जाएगा। करंट को एम्पियर लिखते हैं, एम्पियर ऊपर चला जाएगा, जो आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिससे और आपको एक पता करना ही पड़ेगा। ये आपको निकालना है, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं, समझ लिया आप। ठीक है। एक होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दोस्तों। कौन से कितने नंबर का हो गया था दोस्तों, इसे देख लें, 7 नंबर। ठीक है। अब हम 8वें नंबर पे आते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इसी में एक होता है इस वेन्स कांस्टेंट। वेन्स
क्या होता है दोस्तों, वेइन कांस्टेंट, ठीक है। और एक होता है आपका स्टेफेंस कांस्टेंट, स्टेफन कांस्टेंट, ठीक है दोस्तों। ये 10 नंबर का हो गया। कुछ और बचता है तो मैं आपको और बता देता हूँ। बस इतना ही काफी है, बाकी आप सब निकाल सकते हैं दोस्तों। फ्रीक्वेंसी का आप पता है, वन अपॉन टाइम पीरियड होता है जो हर मतलब फ्रीक्वेंसी वैसे हर यूनिट उसका ऐसा यूनिट होता है, लेकिन जब उसका डायमेंशन निकालेंगे तो वन अपॉन टाइम पीरियड तो टी माइनस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? आइए हम आपको कुछ इसका पीवाईक्यू का क्वेश्चन करवा दिया जाए, ठीक है दोस्तों। पीवाईक्यू को क्वेश्चन कैसे करते हैं, आइए देख लेते हैं पहले पीवाईक्यू। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको ही करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। एक है दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया है, पीवाईक्यू 2010 का है। इसमें हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर दिया हुआ है, हाफ एप्सिलॉन नॉट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर दिया हुआ है दोस्तों। तो ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट परमिटिव फ्री स्पेस है। तो आपको पूछा है कि इसका डायमेंशन क्या होगा। दोस्तों अगर आप पढ़े होंगे, ये एक्चुअली में आता है, या तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी देखे होंगे इसे, या आप इसे कैपेसिटर में भी देखे होंगे, कैपेसिटर में भी ये फॉर्मूला आ जाता है। तो एनर्जी अपॉन में डेंसिटी, एनर्जी अपॉन में डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी अपॉन में डेंसिटी आ गया, या एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम कर सकते हो, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम होता है, सॉरी, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, ये एनर्जी डेंसिटी होता है। एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, एनर्जी डेंसिटी। ये आपको पता होना चाहिए, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। इस टर्म को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब एनर्जी अपॉन वो वॉल्यूम, एनर्जी का आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एनर्जी का मैंने बता दिया था क्या होता है, आप बताइए जरा सोच के। मैंने बताया था एनर्जी का होता है वर्क के बराबर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और वॉल्यूम का मैंने बता दिया था एल क्यूब। जब इसे निकालेंगे तो दोस्तों इसका आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, टी माइनस टू, ठीक है दोस्तों, ये आंसर आएगा। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और था दोस्तों, ये दो क्वेश्चन 2011 का है, 2011 का। अगर आप देखेंगे इसमें पूछा है इफ अब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर माइनस में 1/2 है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा। तो दोस्तों आप इसका डायमेंशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए, ये आप रिफ्लेक्ट, आप यहाँ पे पढ़ते हैं एक इसे रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ते हैं, और आगे आके यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो होता है एक्चुअली ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी बराबर स्पीड ऑफ लाइट जिसे बोलते हैं। वेलोसिटी जो होता है 1 अपॉन में रूट में म्यू नॉट, ओके, म्यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये होता है दोस्तों। इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वेलोसिटी का है, तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं एल टी माइनस वन दोस्तों। इसका डायमेंशन एल टी माइनस वन हो जाएगा। ये आप याद कर लीजिए एज इट इज, या याद कर लीजिए, या तो आप इसे पता होना चाहिए कि फॉर्मूला, अगर इसका फॉर्मूला पता है आप वहां तक पहुंच जाएंगे डायमेंशन तक, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फिर और क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन अभी मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था उस पे आया है, इफ ए बराबर 1%, बी बराबर 2%, सी बराबर 3% एंड डी बराबर 4%, ठीक है दोस्तों, ये दिया है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है, अगर x बराबर है a की पावर 2, b की पावर 1/2, c की
सी की पावर अपॉन में सी की पावर 1/3 इंटू डी की पावर 3 है। तो आप यहाँ पे डेल्टा एक्स निकालिए। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, हमने बताया था डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स जो होता है हम कैसे करते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स हम कैसे करते हैं दोस्तों, ठीक है। डेल्टा एक्स अपॉन में हम कैसे करते हैं, यहाँ मैंने बताया था जो पावर हो आगे आ जाएगा, डेल्टा 2a अपॉन में ए, ठीक है, प्लस हाफ डेल्टा बी बाई बी प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई सी प्लस 3 डेल्टा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार यार, क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है दोस्तों, नहीं तो बोलोगे मास्टर कितना कंजूस है। आई डेल्टा एक्स बाई एक्स बराबर, ठीक है, 2 डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस हाफ डेल्टा बी बाई बी प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई सी प्लस 3 डेल्टा डी अपॉन में डी। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया, ये समझ में आया कि नहीं आया, कैसे मैंने किया, ठीक है। चलिए अब इसे वैल्यू रखते हैं जो दिया है, 2 × 1 प्लस हाफ इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू 3 प्लस 3 × 4। तो 2 से 2 कट जाएगा वन टाइम, 3 से 3 कट जाएगा वन टाइम, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 3 Z 12। हम इनको करेंगे ऐड तो ये आ जाएगा 16%। तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा, समझ गए आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस यही तक करना था, इसके बाद हम बोलेंगे आपको बड़ा सा थैंक यू। थैंक यू की स्पेलिंग गलत लिख दी है, कोई बात नहीं, समझ जाना।